में थर्ड क्रॉप मूंग बड़ी पैमाने पर अब फसल आ रही है, लेकिन उसको आपने किसी श्रेणी में नहीं रखा है। आपका होशंगाबाद और सीहोर, जहां से आप विधायक भी रहे और सांसद भी रहे, क्या कारण है कि आपने मूंग को उस किसी क्लस्टर में नहीं डाला? एक दूसरा आपसे मेरे सर, इसी में माय क्वेश्चन इज कि राज्य शासन मध्य प्रदेश में डबल इंजन ट्रिपल इंजन, उसके अधिकारियों ने यह बयान दिया कि केमिकल पेस्टिसाइड अधिक उपयोग करने की वजह से मूंग को खाना अव्यावहारिक है, अनहेल्दी है। उसकी वजह से मूंग की खरीद बहुत देरी से शुरू हुई और उसके बाद जब किसान ने बेच दिया तो उसको फिर खरीद शुरू की, जिसका अधिकांश व्यापारियों ने लाभ उठाया। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपके चुनाव क्षेत्र के होशंगाबाद, आपका सीहोर और हरदा में जहां मूंग पैदा होती है, उसको क्लस्टर में क्यों नहीं डाला और इसी में कितनी मूंग खरीदी गई? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे मित्र जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनको मेरे संसदीय क्षेत्र की आज बड़ी चिंता है, उत्पन्न हो रही है। मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं ना आप, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब वहां कांग्रेस की सरकार थी तो दलहन के उत्पादन कितना होता था वो बता दें। एक फसल होती थी माननीय सभापति महोदय, एक, और जब हमारी सरकार आई तो आज 3-3 फसलें, जिसमें मूंग भी शामिल है। आज किसान वह पैदा कर रहे हैं। मूंग की खेती अगर बढ़ी तो वो तो ये स्वीकार करेंगे हमारी सिंचाई की व्यवस्था के कारण बढ़ी है, और मूंग ने किसान को समृद्ध बनाने का काम किया है। और मुझे गर्व है कहते हुए कि मध्य प्रदेश का किसान अपनी मेहनत और खून पसीना लगा के आज 20 लाख मीट्रिक टन तक मूंग का उत्पादन गर्मी में कर रहा है, समर के सीजन में कर रहा है। और माननीय सभापति महोदय, ये भी मेरे मित्र अच्छी तरह से जानते हैं कि मूंग की खरीदी की पारदर्शी व्यवस्था उनने नहीं, हमने ही बनाई थी। और पिछले साल भी माननीय सभापति महोदय, पिछले साल भी पता नहीं कहां से ये बात ले आए कि जहर और फलाना और ढिमका, पिछले साल भी मूंग की रिकॉर्ड खरीदी अगर की है तो इसी एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में करने का काम किया है। भावांतर भुगतान जैसी योजना भी मध्य प्रदेश लागू कर रहा है। जहां तक क्लस्टर का सवाल है, जहां तक क्लस्टर, मूंग तो वैसे ही देखिए, भावांतर या भौतिक खरीद दो में से एक ही तो होगा भाई साहब, दोनों थोड़ी होंगी, इतना तो आप समझते ही हैं। कौन से क्लस्टर में है? हरदा, होशंगाबाद और सीहोर मूंग की खरीद का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है। नो डिबेट, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज कंक्लूड योर। हमारे बड़े भाई बड़े उतावले हो रहे हैं। सच बात यह है कि सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा भरपूर मूंग हो रही है। जो दलहन नहीं होता उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भरपूर पैदा हो रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, उसके लिए अलग से क्लस्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन मूंग की खेती के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया है तो हमने ही किया है माननीय सभापति महोदय। और आगे भी मूंग पैदा भी हो रही है और मूंग की खरीदी भी निश्चित तौर पर करने का काम हमारी सरकार कर रही है, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, मूंग के फसल की वृद्धि के जो प्रयास किए थे वो भी हमने किए थे और खरीदी करने का काम भी हम ही कर रहे हैं। अब उनको परेशानी क्या है वो तो वो ही बता सकते हैं। फोर्थ सप्लीमेंट्री, डॉक्टर एम तंबीदुरई जी। Sir, thank you, Chairman sir. I am very happy that our Chavan is a successful agricultural minister, and also he brought Madhya Pradesh as #1 during his period as agriculture successfully has done. Sir, especially in Tamil Nadu, sir, especially we have seen my district, Krishnagiri, Dharmapuri, and other districts you mentioned, what are the efforts the government is taking to promote the production of the pulses. Sir, you know that younger days we have seen cereals and pulses are very popular in Krishnagiri and other places where in northern part of Tamil Nadu. Sir, nowadays that kind of attitude has gone because of the consumption of the Please be specific about your question. I'm coming to the point, sir. Because of that, we are importing, getting from Madhya Pradesh only pulses. Therefore, such kind of production, Madhya Pradesh produced more during this period. Because of that easy effort, we are getting pulses from Madhya Pradesh and Tamil Nadu. Sir, Tamil Nadu, in order to increase the further, what are the efforts central government give to state government, because state government failed to do that kind of production. Honourable Minister. That's why we ask him that what are the incentives we can give and produce this kind of pulses, sir. Honourable Minister. माननीय सभापति महोदय,
मैं तमिलनाडु के मेहनती किसानों को प्रणाम करता हूं और मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को ये निवेदन करना चाहता हूं कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन समान रूप से देश के सभी राज्यों में लागू है। अभी प्रारंभ हुआ है। तमिलनाडु में भी हम दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज, अलग क्लस्टर, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए प्लाट, उसमें 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर तक की सहायता किसानों को देने का काम, खरीदी का काम, और खरीदी के साथ साथ प्रोसेसिंग के लिए दाल मिल के लिए भी सहायता देने का काम करेंगे। हर घटक तमिलनाडु में भी पूरी तरह से लागू होगा और मुझे विश्वास है कि हम राज्य सरकार के साथ मिलकर तमिलनाडु में भी दालों का उत्पादन बढ़ाने में सफल होंगे। श्रीमान मयंक नायक जी। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आन बान और शान किसानों के लिए उनकी आय दुगनी करने के लिए माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान कार्य कर रहे हैं। मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है कि देश में दलहन उत्पादन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करने की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई, और कृपया ये भी स्पष्ट करें कि इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य क्या है तथा ये मिशन पूर्ववर्ती राज्यों के किस प्रकार से भिन्न है। थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर जी। माननीय सभापति महोदय, मैं विद्वान सहित सदस्य आदरणीय मयंक नायक जी को बताना चाहता हूं और उनके माध्यम से संपूर्ण सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी दलहन में जो हमारा कुल मिला के क्षेत्र था माननीय सभापति महोदय, वो 38% था और उत्पादन केवल 28% होता था। 38% क्षेत्रफल, उत्पादन 28%, कम उत्पादकता, बीजों के रिप्लेसमेंट की दर अत्यंत कम थी और मौसम की मार के कारण कई बार हमारी दलहन की फसलें खराब होती थी और इसलिए धीरे धीरे माननीय सभापति महोदय कई राज्यों में किसानों ने दलहन की खेती कम करना प्रारंभ कर दी या छोड़ दी और दलहन को रिप्लेस करके दूसरी फसलें आने लगी। ऐसे में दलहन की का जो आवश्यकता है हमारे देश में, वो जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति में देश आत्मनिर्भर हो सके, इसके लिए एक मिशन की जरूरत थी और इसलिए माननीय सभापति महोदय ये दलहन आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने प्रारंभ किया। ये फैसला किया कम उपज और उत्पादन का अंतर ये हमको कम करना है। पुराने बीज की किस्मों के जगह नए ज्यादा उत्पादन देने वाले जलवायु अनुकूल बीज हमको लेके आना है। मशीनीकरण से संबंधित समस्याओं का हमें समाधान करना है। दलहन पर जो कीट प्रकोप होता है जिसके कारण फसलों में बहुत नुकसान होता है, उसका मुकाबला हमको करना है। कीट प्रकोप हम कैसे समाप्त करें उसके प्रयत्न हमको करना है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि दलहन हमारे देश में जो शाकाहारी पॉपुलेशन है, जो केवल शाकाहार पर विश्वास रखती है, उनको प्रोटीन प्राप्ति का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रमुख साधन है और इसलिए दलहन हमारे देश की एक बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए हमारे उद्देश्य दलहन मिशन को प्रारंभ करने के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, नंबर 1, जलवायु अनुकूल बीजों का उत्पादन, नंबर 2, किसानों को वो उपलब्ध हो जाए इसका प्रयत्न करना, नंबर 3, फिर नेफेड और सीसीएफ के माध्यम से तुअर, मसूर, उड़द की पूरी खरीद, फिर पीएम आशा के अंतर्गत बाकी दलहन की खरीद को भी सुनिश्चित करना, फसल के उपरांत भंडारण और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना और प्रबंधन तकनीक को भी आगे बढ़ाना। इसलिए हमने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ किया है और मुझे विश्वास है कि इस मिशन के कारण भारत 30-31 तक दालों में आत्मनिर्भर हो जाएगा। Now question number 153, Dr. Lakshmikant Vajpayee ji. Honorable Minister. सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। First supplementary, Dr. Lakshmikant Vajpayee ji. माननीय सभापति जी, आपका आभार। और आपके माध्यम से सरकार ने जो सीआरएम योजना लागू की थी, पराली जलाने की समस्या के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से, उस संबंध में मुझे माननीय मंत्री से ये जानकारी करनी है कि सीआरएम योजना के अंतर्गत आवश्यक उपकरण महंगे हैं और उनका संचालन व्यय भी बहुत अधिक है और उसके कारण किसानों के लिए व्यय साध्य नहीं है। सरकार ने सब्सिडी की व्यवस्था तो की है, लेकिन क्या सरकार किसी अन्य उपाय पर भी विचार करेगी कि इन उपकरणों का या सरकार की सीआरएम योजना का लाभ उठाकर किसान प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य में भी सहयोग कर सके? माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य सम्मानीय लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी जी को
धन्यवाद देता हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं आज माननीय सभापति महोदय कि पॉल्यूशन का, प्रदूषण का कारण केवल पराली नहीं है, केवल किसान नहीं है। जब भी दिल्ली में धुआं बढ़ता है तो किसानों को दोषी ठहरा दिया जाता है, लेकिन अब ये वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से भी ये सिद्ध हो चुका है कि शीतकाल में भी जब पॉल्यूशन होता है एनसीआर में, दिल्ली और उसके आसपास, तो उसमें पराली का योगदान 5% से कभी ज्यादा नहीं रहा। बाकी जो प्रदूषण होता है वो औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से, वाहनों से निकलने वाले धुओं के माध्यम से होता है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, कई बार केवल किसानों को बदनाम किया जाता है, लेकिन किसान एकमात्र कारण नहीं है। मैं आपसे ये निवेदन भी करना चाहता हूं, वाजपेयी जी ने जो सवाल पूछा है, हमने पराली ना जले क्योंकि एक प्रदूषण, लेकिन प्रदूषण के अलावा दूसरी दिक्कतें भी पराली जलाने से पैदा होती है। माननीय सभापति महोदय, किसान पराली इसलिए जलाता है कि हार्वेस्ट करने के बाद कंबाइन हार्वेस्टर से उसके डंठल रह जाते हैं, तो उसका प्रबंधन उसके लिए काफ़ी कठिन है और आसान लगता है कि उसमें आग लगाओ और बाद में अपनी बोनी कर लो। लेकिन आग लगाने के कारण मित्र कीट मारे जाते हैं, हमारे जो न्यूट्रेंट है वो लगभग समाप्त हो जाते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन समाप्त होता है, मिट्टी की उर्वरकता समाप्त कम होती चली जाती है, और उसके कारण पॉल्यूशन भी फैलता है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, ये CRM योजना जिसका सम्मानीय वाजपेयी जी ने जिक्र किया, सरकार ने बनाई, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि CRM योजना के अंतर्गत हम किसानों को भी जो मशीनें अलग अलग आती है उन मशीनों पर 50% सब्सिडी देने का काम करते हैं। लेकिन अगर FPO या वैसी संस्थाएं कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहे तो उसके लिए सब्सिडी है 80%। मैं माननीय विद्वान सदस्य के प्रश्न के उत्तर में कहना चाहता हूं कि किसान भी इन मशीनों को खरीदकर पराली का प्रबंधन कर सकते हैं, और किसान ना खरीदना चाहे, अगर उसको महंगी लगे तो कस्टम हायरिंग सेंटर से वो किराए पर भी इन मशीनों को लेके पराली प्रबंधन का काम कर सकते हैं। मैं ये जरूर बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि अब तक जो पराली प्रबंधन के लिए हमने मशीनें बांटी है वो किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। इन चारों राज्य, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अब मध्य प्रदेश भी इसको जुड़ा है, हमने लगभग पंजाब में 1,60,296 मशीनें दी है, हरियाणा में 1,10,550 मशीनें वितरित की है, उत्तर प्रदेश में 76,135 मशीनें वितरित की है। हमने 3.5 लाख से ज्यादा किसानों को ये मशीनें वितरित करने का काम किया है। और मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता है कि पराली जलाने की घटनाएं अब निरंतर कम होती चली जा रही है। पंजाब में उल्लेखनीय कमी आई है, लगभग केवल 5,000 घटनाएं पिछली बार हुई है। हरियाणा सरकार के अपने अलग प्रयास है, वहां भी घटनाओं में कमी आई है। तो ये घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। आगे भी हम प्रयत्न करेंगे कि किसान और किसानों के समूह कस्टम हायरिंग सेंटर इत्यादि से इन मशीनों के माध्यम से पराली का ठीक प्रबंधन करने में सफल हो और पराली ना जले, ताकि धरती भी बचे और पॉल्यूशन